देखिए कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंगक होता है लाइसोसोम। इसके अंदर 24 से भी अधिक प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जल अपघटक एंजाइम भरे होते हैं जो कि बहुत खतरनाक होते हैं। और इसका प्रमुख कार्य होता है अंतःकोश की पाचन करना, और इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। अगर कोशिका के अंदर कोई भी हानिकारक जीव प्रवेश करता है तो लाइसोसोम उसको पकड़कर खा जाता है। कोशिका के अगर अंगक सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो उनको भी खा जाता है, या कोशिका का कोई अंगक डेड हो गया है, मर गया है, तो लाइसोसोम उसको भी खाने का कार्य करते हैं। केंद्रक डायरेक्टर होता है इस सेल का। इसने माइटोकांड्रिया से कहा कि ऊर्जा बनाओ, राइबोसोम से कहा कि प्रोटीन बनाओ, और गाल्गी बॉडी से कहा कि सामान को इधर से उधर ढो। तो अगर ये सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, माइटोकांड्रिया ऊर्जा का निर्माण नहीं कर रहा है, राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण नहीं कर रहा है, तो ये सबको खा जाता है। चील कौआ होना चाहिए खाने वाला। अगर पर्यावरण में गिद्ध न रहे तो उसकी सफाई कौन करेगा। एक बार सारे अंगकों ने आपस में मिल करके ये कहा कि जिस प्रकार से किसान आंदोलन कर रहे हैं मोदी जी मुर्दाबाद, मोदी जी मुर्दाबाद के नारे, उसी प्रकार से सारे अंगक मिल करके लाइसोसोम मुर्दाबाद, लाइसोसोम मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। उन्होंने कहा कि जब हम लोग अकेले थे तो तुम हम लोगों के ऊपर छिड़क दे रहे थे एंजाइम, हम लोगों को खा डाल रहे थे, हम लोगों को मार डाल रहे थे, लेकिन अब क्या करोगे तुम लाइसोसोम। तो तुम्हारे साथ कौन सा व्यवहार किया जाए लाइसोसोम, अब तुम ये बताओ। उसके बाद लाइसोसोम देखिएगा गुस्से से लाल हुआ और फूटा भड़ाक से, और जब भड़ाक से फूटा तो ये धड़ाक से गिरे और पूरी कोशिका समाप्त हो गई। इसके जो भी अंगक थे सब खत्म हो गए। तो कहा जाता है कि हम तो डूबेंगे ही सनम, डूबेंगे ही, लेकिन तुमको भी ले डूबेंगे, क्योंकि लाइसोसोम की खोज डी डूबे ने किया था। किसने किया था? डी डूबे ने किया था। तो ये अपने तो जाता ही जाता है, सबको लेकर के डूब जाता है। लाइसोसोम को कोशिका का एटम बम कहा जाता है। ये पटाखे की तरह से फूट जाता है, और जब फूट जाता है तो चूँकि इसके अंदर एकहरी झिल्ली होती है, इसलिए बहुत जल्दी ये गुस्सा हो जाता है और फूट जाता है। और फूटता है तो अपने तो जाता ही जाता है, पूरी कोशिका को ही लेकर के चला जाता है। और इस प्रकार से कोई अंगक होना ही चाहिए कोशिका के अंदर, क्योंकि कोशिका का कोई अंगक अगर डेड हो रहा है तो उसको सड़ने से पहले उसकी खा करके उसकी सफाई कर दे। तो लाइसोसोम देखिए कोशिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंगक होता है, और इसका प्रमुख कार्य होता है अंतःकोश की पाचन करना। कोशिका के बाहर से कोई हानिकारक पदार्थ जाता है तब भी खा डालता है। कोशिका के अंगक सही ढंग से काम नहीं करते हैं तब भी खाता है उनको, या कोशिका के कोई अंगक डेड हो जाते हैं तब भी खाता है। और कभी कभी देखिएगा ये क्या होता है, जब ये फूटता है, क्योंकि झिल्ली इसकी एकहरी होती है इसलिए बहुत जल्दी ये गुस्सा करके फूट जाता है, तो अपने तो जाता ही जाता है, पूरी कोशिका को लेकर के चला जाता है। और कोशिका का कोई अंग मर रहा है तो उसको सड़ने से पहले उसकी सफाई, यानी कि गिद्ध का काम करता है। कोशिका का ये दानव है, गिद्ध का कार्य करता है लाइसोसोम। उसके बाद देखिए कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंगक ये केंद्रक झिल्ली से लेकर के कोशिका झिल्ली तक इस प्रकार से जाली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हिंदी में कहते हैं अंतःद्रव्यी जालिका। यह अंतःद्रव्यी जालिका कोशिका में कंकाल की तरह कार्य करती है। जिस प्रकार से ये शरीर है, शरीर में अगर कंकाल न हो तो कोई इस प्रकार से ऐसे दबा देगा तो शरीर सिकुड़ जाएगा, उसी प्रकार से ये कोशिका होती है। और कोशिका में बहुत सारी अंतःद्रव्यी जालिकाएं होती हैं, इस प्रकार से एक ही नहीं होती है, बहुत सारी होती हैं अंतःद्रव्यी जालिका। और ये स्प्रिंग की तरह से इसको ऐसे दबने नहीं देती हैं, कोशिका को सिकुड़ने नहीं देती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ खुरदरे होते हैं और कुछ
भाग इसका चिकना होता है। जो इसका खुदरा भाग होता है इस पर राइबोसोम के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं और राइबोसोम का प्रमुख कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना, इसलिए इस राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। और कुछ एंडोप्लाज्मिक के जो चिकने भाग होते हैं वो चिकने भाग वसा या फैट का ये संश्लेषण करते हैं, निर्माण करते हैं। क्योंकि चिकना है भाग और चिकना भाग चिकने चीज़ का निर्माण कर रहा है, वसा या फैट का। यहाँ पर देखिए हमने थोड़ा सा इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इस तरह से किया हुआ है। इसका ये खुदरा भाग है, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खुदरा भाग है ये, और इसी पर राइबोसोम के छोटे छोटे कण पाए जा रहे हैं। राइबोसोम का प्रमुख कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना, इसलिए इस राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। और राइबोसोम की खोज पैलेट नामक वैज्ञानिक ने किया था। राइबोसोम में देखिएगा आरएनए पाया जाता है और प्रोटीन पाया जाता है। और इधर चिकना वाला भाग है, चिकना वाला भाग वसा का निर्माण करता है। ये चूँकि चिकना है ये भाग, वसा भी चिकनी होती है, चिकने भाग का निर्माण करता है। राइबोसोम में देखिएगा एक 70S राइबोसोम होता है, एक 80S राइबोसोम। क्योंकि 70-80 से छोटा है, ये छोटा है, और 70S राइबोसोम जो होते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। 80S बड़ा है और ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं, दोनों में मूलभूत अंतर क्या होता है, इस चीज़ को समझिएगा। देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। तो ऐसी कोशिकाएं जिसमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता हो यूकैरियोटिक सेल कहलाता है। अब वास्तविक केंद्रक क्या होते हैं, देखिए बीच में कोशिका के ये केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक के चारों ओर ये झिल्ली पाई जाती है जिसको केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। और केंद्रक के जो भी मटेरियल होते हैं उसी केंद्रक झिल्ली से घिरे होते हैं और ये कोशिका द्रव्य में नहीं जा पाते हैं। ठीक है, तो इसी को कहा जाएगा वास्तविक केंद्रक। और वास्तविक केंद्रक जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। यू माने देखिएगा होता है वास्तविक, कैरियोटिक केंद्रक। तो यूकैरियोटिक माने वास्तविक केंद्रक, वास्तविक न्यूक्लियस जिसमें पाया जाता है। वास्तविक न्यूक्लियस का अर्थ हमने बताया कि जिसमें झिल्ली पाई जाती है, जिस केंद्रक के अंदर, और जिस केंद्रक में झिल्ली पाई जाती है उसके जो भी पदार्थ होते हैं उसी के अंदर रहते हैं। और 70S देखिए छोटा होता, हमने कहा प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। प्रो माने होता है प्रारंभिक कैरियोटिक केंद्रक, यानी केंद्रक से पहले वाले, यानी कि ऐसी कोशिकाएं जिसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। वास्तविक केंद्रक न पाए जाने का मतलब ये केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाएगी तो कोशिका, तो ये केंद्रक के जो भी मटेरियल हैं DNA, RNA, प्रोटीन, सब इसी कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से, अव्यवस्थित रूप से तैरते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में वास्तविक केंद्रक होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। यही दोनों में मूलभूत अंतर होता है।